अवस्थी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी प्रतियोगी छात्र एवं छात्राओं को नमस्कार करता हूं। तो पूर्व के लेक्चर में आपने पढ़ा था परिसीमन आयोग, और आज हम पढ़ेंगे राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज। तो आइए पढ़ते हैं राजभाषा। हमारा विषय है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान। आज का हमारा टॉपिक है राजभाषा। राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है, तो उसी को ही राजभाषा के रूप में अपनाया गया है, ठीक है। और इसका जो है उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है, अनुच्छेद 343। तो सॉरी, मैंने भाग 3 कह दिया है, भाग 17। तो देखिए पॉइंट क्या है। भारतीय संविधान के भाग 17, ठीक, याद रहेगा ना, भाग 17, ओके, के अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343 के अनुसार हमारी राजभाषा हिंदी और लिपि, हमारी राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी लिपि से तात्पर्य है कि जिन संकेतों के माध्यम से किसी भाषा को लिखा जाता है, लिपि कहलाती है। तो हिंदी, संस्कृत, नेपाली और मराठी की जो लिपि है वो देवनागरी है। तो ये सवाल कई बार पूछा गया है, बात समझ आ गई होगी। भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार हमारी राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी। अब बात करते हैं अगले बिंदु की कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 में ये उल्लेख किया गया है कि भारत के महामहिम राष्ट्रपति राजभाषा से संबंधित नियमों को बनाने के लिए एक आयोग का निरूपण करेंगे, एक आयोग गठित करेंगे, ठीक है। तो आइए बिंदु देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद
344 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 344 में वर्णित है कि भारत के राष्ट्रपति राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों में सलाह देने के लिए ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 में वर्णित है कि भारत के राष्ट्रपति राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों में सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति करेंगे। एक आयोग की नियुक्ति करेंगे यानी राजभाषा जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें सलाह मशविरा देने के लिए एक कमीशन बनाएंगे। इसका उल्लेख है अनुच्छेद 344 में। अब ये सवाल पूछा जाता है कि राजभाषा के संबंध में सलाह देने के लिए आयोग गठित करने का या आयोग के गठन का अधिकार है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, संसद को या राज्यसभा को। समझ में आया? इस तरह से सवाल पूछा जाता है तो हमारा उत्तर होगा राष्ट्रपति को। अब बात आती है कि प्रथम राजभाषा आयोग कब बनाया गया। तो 1955 में खास बात है, यानी इस अधिकार का प्रयोग करके 1955 ईस्वी में आप देख रहे हैं कि उस समय हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। तो 1955 ईस्वी में श्री बीजी खरे जो है लाला लोग होते हैं, कायस्थ लोग, जो निगम है, श्रीवास्तव हैं, खरे हैं, अजेला है, तो श्रीवास्तव है, इस तरह से ये आते हैं इसमें। तो श्री बीजी खरे की अध्यक्षता में
में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया। ठीक, तो यानी प्रथम राजभाषा, सवाल पूछा गया है प्रथम राजभाषा आयोग बना तो कब? 1955 में, और किसकी अध्यक्षता में? श्री बीजी खरे। ठीक, तो 1955 में श्री बीजी खरे की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया, जिसने अपना प्रतिवेदन 1956 में, यानी एक साल बाद 1956 ईस्वी में प्रस्तुत किया। ओके, 1956 ईस्वी में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। अब बात आती है कि क्या हिंदी के अतिरिक्त और कुछ भाषाएं हैं जिनको राजभाषा का दर्जा प्राप्त है? तो इससे भी रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, कई सवाल पूछे जाते हैं। हमारे देश में आप जानते हैं कि प्रत्येक प्रांत की अलग अलग भाषा है। जैसे हरियाणा की हरियाणवी, पंजाब की पंजाबी, जम्मू कश्मीर की जो है उर्दू, डोगरी, पहाड़ी भी है। तो हमारे उत्तर प्रदेश की हिंदी है, बिहार की हिंदी है, उड़ीसा की उड़िया है, महाराष्ट्र की मराठी है, केरल की मलयालम है, तमिलनाडु की तेलुगु है। तो इस तरह से अब अगर हिंदी भाषा को ही ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए, यानी जैसे मान लीजिए बैंक की सेवा है, बैंक में कोई भी व्यक्ति अपना धन जमा करने के लिए या निकालने के लिए या लोन लेने के लिए जाता है, तो संबंधित स्टाफ से अगर वो बात हिंदी में करेगा तो उसे प्रॉब्लम होगी। मैंने देखा है केरल में कि अगर किसी से हिंदी में बात करो तो वो तुरंत हंसने लगते हैं और अपने आप को बड़ी शर्म फील होती है कि पता नहीं क्यों हंसने लगते हैं। और अगर आप कहने को तो वो 100% साक्षर राज्य है, बट सारे लोगों को अंग्रेजी नहीं आती, मैंने बोल कर देखा है। तो कुछ ही लोग ऐसे मिल पाते हैं, और वो भी लोग ऐसे जो दिल्ली जैसी नौकरी मतलब जगहों में नौकरी करते हैं, बाहर कहीं नौकरी करते हैं, तो ही वे बढ़िया से जो है हिंदी समझ पाते हैं। कोर्ट के मामलों में बड़ी दिक्कत होती है, दुभाषिया लेके जाना पड़ता है अगर आपको कहीं काम हो, बाइलिंगुअल कैंडिडेट लेके जाना पड़ता है। तो इस तरह से मैंने बताया कि अलग अलग राज्य की अलग अलग ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं, अलग अलग जो है कार्यालय की भाषाएं हैं। तो आइए देखते हैं कि वो भाषाएं कौन कौन से हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार
निम्नलिखित भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। निम्नलिखित भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। समझ आया? और ये भाषाएं कौन कौन सी हैं? असमिया, बंगला पश्चिम बंगाल की, उड़िया उड़ीसा की, गुजराती गुजरात की, हिंदी जो शुद्ध रूप है इसका उत्तर प्रदेश में ही बोली जाती है। बिहार में जो है व्यवहार में भोजपुरी बोली जाती है और हिंदी भाषी लोगों को इसे समझने में दिक्कत होती है। बात समझ आए? तो वैसे कहने को बिहार की राजभाषा हिंदी है, बट जो है व्यवहार में जो बोलने में है वो दिक्कत होती है। कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम तेलुगु, मराठी, पंजाबी। ठीक है? संस्कृत, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, बोडो।
तमिल यानी तमिलनाडु की, असमिया, बंगला, उड़िया, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, तेलुगु, मराठी, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, बोडो, और उर्दू। एक एक और कोई है। इस तरह से कुल मिलाकर के 22 भाषाएं जो हैं उनको राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। तो नोट कर लीजिए इसे। कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य है कि जो जिस स्टेट की भाषा है उसे उस स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्वीकार किया गया है। जैसे अभी उर्दू है, मैंने आपको बताया कि ये जम्मू एंड कश्मीर की है, जो जिसे अभी आपने देखा कश्मीरी भाषा, तो वहाँ जो है पहाड़ी भी यूज होती है, और लेकिन जो मेन भाषा है वो उर्दू ही है। ठीक। और इसके अतिरिक्त जो है आप देखते हैं कि अंग्रेजी को जो है नेशनल भाषा के रूप में स्वीकार किया जाता है। मोस्टली जो ऑफिसेज हैं, जैसे जितने भी बैंक हैं, आप देखते हैं कि वहाँ का जो ऑफिशियल कॉल इंटरनल यानी पब्लिक के अलावा जो उनका खुद का काम काज है वो अंग्रेजी भाषा में संपन्न किया जाता है। न्यायालयों में, पूरे देश के न्यायालयों में जो है अंग्रेजी भाषा को ही स्वीकार किया गया है। ठीक है। अब आगे बात करेंगे कि किन किन भाषाओं को कब संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, यानी संवैधानिक मान्यता, संवैधानिक मान्यता। किस भाषा को कब जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, तो 1967 ईस्वी में, 1967 ईस्वी में। ठीक है। 1967 ईस्वी में संविधान के 21वें यानी 21वें संविधान संशोधन द्वारा द्वारा 1967 ईस्वी में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अनुसूची में
जोड़ा गया। और 1992 में 1992 में 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा 71वें संविधान संशोधन द्वारा मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। ठीक है, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को 8वीं संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ओके, और नेक्स्ट बात आती है बानवेवें संविधान। अगली बात है कि 92वें संविधान संशोधन दो 2003 को 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 को 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 को मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो। मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को बोडो भाषाओं बानवे में संविधान संशोधन द्वारा 2003 को मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। एक चीज बता दूं कि इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस डेटा से जो है अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि
सवाल पूछ लिया जाता है कि किस भाषा को किस सन में जोड़ा गया, इतना पूछा जाता है। तो पहले तो ये याद रखिए कि 67, 92 और 2003 में संशोधन किए गए। 67 में 21वां संविधान संशोधन, 92 में 71वां और 2003 को 92 में, यानी 92nd। ठीक, 67 में केवल सिंधी जोड़ी गई और 92 में 3 भाषाएं, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। इसे आप कॉमन से याद रख सकते हैं। कॉमन एक ट्रिक है, कॉमन, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इस तरह से कोफार, ये कॉमन ऐसे कर लीजिए। तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इस तरह से याद रख सकते हैं। तो 3 को ये 1992 में जोड़ा गया और 2003 में जो है 4 भाषाएं, इसको बॉर्ड मास से याद कर लीजिए। बॉर्ड मास तो बोडो, ठीक है, बॉर्ड बोडो, अम्मा मैथिली, सा संथाली। तो इस तरह से याद रखिए, कॉमन और बॉर्ड मास। तो ये बात हो गई संवैधानिक दर्जे की। और अनुच्छेद 345, अगली बात है अनुच्छेद 345, किसी भी राज्य को यह अधिकार देता है कि आठवीं अनुसूची में उल्लिखित किसी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर सकता है। यानी 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं दी गई हैं, उनमें से किसी भी भाषा को कोई राज्य अपने राजभाषा के रूप में स्वीकार कर सकता है। लेकिन अब जिस राज्य की जो भाषा है उसी को स्वीकार करेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि तमिलनाडु वाले या केरल वाले जो है उर्दू को स्वीकार कर लें, क्योंकि वहाँ की वो भाषा ही नहीं है, उधर की भाषा नहीं है, तो जानकारी ही नहीं। तो सुविधा के अनुसार जो है वो अपने राज्य की भाषा को स्वीकार कर सकते हैं, ये छूट दी गई है। ठीक, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में। और मैंने जैसा कि अभी बताया कि जितने भी न्यायालय हैं उनमें सारा का सारा काम जो है अंग्रेजी भाषा में ही किया जाता है। ये संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, यानी संविधान में प्रावधान किया गया है कि जब तक संसद द्वारा कानून बनाकर अन्य प्रावधान न किए जाएं, तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी होगी और संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित कानून, यानी संसद और विधानमंडलों द्वारा भी जो कानून पारित किए जाएंगे वो भी अंग्रेजी में होंगे। और संसद के द्वारा जब तक कोई कानून न बनाया जाए तब तक जो है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की जो कार्य करने की भाषा है वो अंग्रेजी ही होगी। ठीक है, तो अभी तक तो ऐसा कोई कानून बना नहीं, न्यायालयों में भी ये भाषा अंग्रेजी भाषा ही अपनाई गई है। और साथ ही साथ आप देखते हैं कि संसद द्वारा पारित जो नियम है, अधिनियम है, कोई कानून बनता है तो वो भी अंग्रेजी में ही लागू होता है। तो ऐसा
इसलिए किया जाता है क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेटेड चीज़ें होती हैं, बाहर भी भेजनी पड़ती हैं, तो उसके चलते ऐसा किया जाता है। तो ये हो गई बात हमारे राजभाषा की। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ कमेंट मी एंड आई विल गिव यू सॉल्यूशन। तो बेस्ट ऑफ लक भाई। नए छात्रों से एक बार फिर मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य करें, मेरा सहयोग करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।